क्या आप जानते हो कि ब्रिटिश सबसे ज़्यादा पहले हिली और फॉरेस्ट एरिया में किससे डरते थे? सबसे ज़्यादा आपको शॉकिंग ये लगेगा क्योंकि वो कोई किंग भी नहीं थे, नवाब्स भी नहीं थे, बट सिंपल ट्राइबल पीपल थे। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल पीपल थे ना, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से फ्रीली वहाँ पे जी रहे थे। नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और सबसे मेन वो लोग रिफ्यूज़ कर रहे थे स्लेव्स बनना आउटसाइडर्स के लिए। In this video, we will explore how tribal people lived, what challenges they faced, and how legends like Birsa Munda changed history. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। हमारे चैप्टर का नाम है ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। 1895 में जो छोटा नागपुर के झारखंड के जंगल में बिरसा मुंडा को नोटिस किया गया था। नोटिस किस तरीके से किया गया था? क्योंकि पीपल जो वहाँ के लोग मानते थे कि उनके पास मिरेकल पावर है, वो डिसीज को क्योर कर सकते हैं और ग्रेन को डबल कर सकते हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनको गॉड ने भेजा है ताकि वो जो ट्राइबल को फ्रीडम दिलवा सके डिकूज से। डिकूज हम आगे देखने वाला है। उनको बहुत लोग फॉलो करते थे और उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करते थे। वो खुद एक मुंडा ट्राइब से थे, लेकिन उनके ग्रुप में अदर जो फॉलोअर थे वो भी इंक्लूड थे, जैसे कि संथाल, उमराव, यहाँ के भी लोग यहाँ पे उन्हें फॉलो करते थे। वो लोग ब्रिटिश रूल के अंडर में बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि जो चेंज हो रहे थे ना, उनसे उनकी लाइफ, उनका ट्रेडिशन, ये सारे के सारे डिसअपियर होते जा रहे थे और उनका लाइवलीहुड ना बहुत ज़्यादा खतरे में था, डेंजर में था। क्यों? क्योंकि उन लोग का जो लैंड है वो पूरी की पूरी तरीके से नेचर से ही क्लोज है, वो बाहरी दुनिया में नहीं है। तो फिर उनका जो लॉस हो रहा था लैंड में, वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। फॉरेस्ट कटते जा रहे थे, उससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उनका रिसोर्स उनसे ले लिया जा रहा था। उनका रिलीजन था वो भी डेंजर में था क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, वो क्या करते थे, वो उनको प्रेशर डालते थे कि आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करोगे, और बाकी जो अदर आउटसाइडर थे उनका भी इन्फ्लुएंस वहाँ पे चल रहा था। डिकूज आउटसाइडर थे जो कि मनी लैंडर, लैंड लॉर्ड, ट्रेडर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल हो सकते थे, जिन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था और वो उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, उन्हें स्लेव बनाना चाहते थे। हम वो आगे देखने वाले कि ये लोगों का अफेक्ट वहाँ पे कैसे पड़ रहा था जबकि वो लोग तो जंगल में थे। अब हम लोग ट्राइबल सोसाइटी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। उनके खुद के कस्टम्स थे, रिचुअल थे वो लोग, लेकिन ब्राह्मिकल जो ट्रेडिशन थे ना, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे क्योंकि उनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, कास्ट डिवीज़न नहीं थे जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट होता है। उनके मेंबर्स जो थे ना, वो किनशिप टाइप को शेयर करते थे, लाइक वो पूरी की पूरी फैमिली की तरह थे। लेकिन हाँ, उनमें थोड़े थोड़े जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस इन्वॉल्व थे। ट्राइबल पीपल का लाइफ कैसा था? 19th सेंचुरी के अराउंड क्या होता था, जो ट्राइबल पीपल थे, बहुत सारे ग्रुप जो थे वो झूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही प्रैक्टिस करते थे। वो इस फॉरेस्ट के स्मॉल एरिया पे ऑफ लैंड पे, वहाँ पे वो लोग झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। स्टेप क्या था? पहले वो लोग ना ट्री को टॉप से कट कर देते थे ताकि जो सनलाइट है ना वो ग्राउंड तक आ पाए। उसके बाद वो लोग वेजिटेशन जो होता था उसको बर्न कर देते थे ताकि जिससे वो ऐश निकल पाए। ऐश को वो लोग फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते थे और वो लोग ट्री को कट करने के लिए एक्स का यूज़ करते थे और स्क्रैच करने के लिए सॉइल को हो का यूज़ करते थे। वो लोग शीट्स को ना ऐसे स्कैटर्ड कर देते थे, लाइक वो प्लग नहीं करते थे। और उसके बाद जब वो हार्वेस्ट कर लेते थे ना, तो वो लैंड वैसे ही रहती थी फॉर द ईयर्स। फिर उसके बाद वो लोग ना दूसरे लैंड में मूव करते थे। ये लोग कहाँ पे करते थे ये सारी चीज़ें? और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राइबल पीपल है वो कहाँ पे पाए जाते थे? वो हिली एरियाज़, फॉरेस्ट एरियाज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ को प्रैक्टिस करते थे और ट्राइबल पीपल का पॉपुलेशन यहीं पे कंसंट्रेटेड था। उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी? वो लोग पूरी की पूरी तरीके से ना फ्री मूवमेंट पर ही डिपेंड करते थे। जो वो फॉरेस्ट में इधर से उधर फ्री मूवमेंट करते थे ताकि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर पाए। वो लोगों को लैंड और फॉरेस्ट चाहिए था सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से फार्मिंग पे ही डिपेंड करते थे। अब कुछ जो ट्राइबल ग्रुप होते थे ना, उनकी लाइफ डिपेंड करती थी हंटिंग और गैदरिंग पे, जैसे कि खोंस ऑफ उड़ीसा। ये लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे एनिमल्स की, और जो मीट होता था उसको कलेक्ट करके आपस में शेयर कर लेते थे। गैदर करते थे फ्रूट्स, रूट, सीड्स फॉरेस्ट से। ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे साल से। महुआ सीड्स को कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। अब ये लोग शुरू से फॉरेस्ट में रहते थे, उनको जड़ी बूटियों की बहुत अच्छे से जानकारी थी कि हर्ब्स एंड श्रब्स से कैसे मेडिसिन बनाया जाए। जो फॉरेस्ट से ये लोग जो प्रोड्यूस करते थे ना, उसको लोकल मार्केट में ये सेल कर देते थे। उसके बाद जो बाकी लोगों के लिए इनका इंपॉर्टेंस ये था कि जो वीवर और लेदर्स वर्कर थे ना, वो लोग क्या करते थे, इनसे कुसुम और प्लास को खरीद लेते थे। उसके बाद वो लोग यूज़ करते थे क्लोथ को कलर करने में, लेदर बनाने में। हमने ऑक्यूपेशन तो देख लिया कि वो लोग करते क्या थे, लेकिन वो लोगों की और भी नीड्स होती होंगी। फॉर एग्जांपल बैग्स की। बैग्स तो फॉरेस्ट में ग्रो नहीं होता ना, तो वो लोग कैसे करेंगे? अब बाकी जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ेगा। तो फूड सप्लाईज के लिए वो लोग क्या करते थे? राइस और ग्रेन्स के बदले में वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देते थे, जिसके बदले में उनको ये मिल जाता था। स्मॉल अर्निंग्स भी होती थी उनकी, तो उससे वो थोड़ा बहुत जो भी ज़रूरत का सामान है वो खरीद लिया करते थे। और जॉब्स भी करते थे, जैसे कि लोड्स को कैरी करना, रोड्स को बिल्ड करना और फार्म लेबर की तरह वर्क करना।
बैगर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये क्या करते थे, ये बिलीव करते थे कि हम एक फॉरेस्ट के पीपल है और ये हमारी डिग्निटी के बिल्कुल खिलाफ है कि हम वर्क करेंगे एज अ लेबर। डिपेंडेंसी क्या थी इनके ट्रेडर्स और मनी लेंडर के ऊपर, ये क्यों इतना डिपेंड करते थे, क्योंकि अब जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर चीज़ फॉरेस्ट में नहीं मिल सकती, उनको बाहर के लोगों के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा। तो ट्राइबल पीपल को जो गुड्स नहीं मिलते थे ईजिली, वो लोग क्या करते थे, ट्रेडर से खरीद लेते थे। अब ट्रेडर्स इनके साथ चीट करते थे, उन्हें हाई प्राइस पर बेच देते थे। और कुछ चीज़ों की जैसे ज़रूरत पड़ती थी मनी की, तो वो लोग मनी लेंडर के पास जाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पर इनको ही देते थे। अब इससे रिजल्ट क्या आता था, डेट और पॉवर्टी में ये पूरे ट्राइबल्स फंसते जा रहे थे, एक लूप बनते जा रहा था। उसके बाद क्या था, ये जो ट्राइबल जो थे ना, वो मनी लेंडर और ट्रेडर को अब सबके सब इनके साथ बहुत ज़्यादा चीट कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, तो वो इनको इविल आउटसाइडर की तरह देख रहे थे, जिसका टर्म है यहाँ पे दिक्कूज। तो दिक्कूज कौन हो गए, जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर थे, वो उनके लिए आउटसाइडर ही थे ना, क्योंकि वो फॉरेस्ट पीपल तो नहीं थे। अब कुछ ट्राइबल ग्रुप क्या थे, वो हर्डिंग और रियरिंग करते थे एनिमल्स की, मतलब कि वो हर्डर्स भी थे। जैसे कि कुछ जो थे वो पेस्टोलिस्ट भी थे, वो मूव करते थे एनिमल्स के साथ प्लेस टू प्लेस। डिपेंड करता था सीज़न पे कि वो कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी ग्रास की अवेलेबिलिटी होगी, ताकि उनके कैटल उसे खा पाएंगे, ग्रेजिंग कर पाएंगे, वो वहाँ पे मूव करते जाते थे उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वन गुजर्स, ये पंजाब हिल्स के थे और ये कैटल हर्डर्स थे। और जो लब्दीज़ थे वो आंध्र प्रदेश में थे, ये भी कैटल हर्डर्स थे। गद्दीज़ थे कुल्लू में, वो सैफर्ड्स थे। और जो बकरवाल थे कश्मीर में, वो गोट हर्डर्स थे। हमने क्या देखा कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे, लेकिन अब कुछ जो ट्राइबल पीपल थे वो सेटल होना चालू कर रहे थे एज अ सेटल कल्टिवेटर। कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या करते थे, वो एक ही जगह पे रहते थे कुछ ट्राइबल, और उसके बाद वहीं पे कल्टिवेटिंग को प्रैक्टिस करते थे। पहले वो लोग प्लॉ का यूज़ नहीं करते थे, अब वो लोग यूज़ करना भी चालू कर दिए थे। अब वो क्योंकि मूव नहीं करते थे, उसके बाद अब वो वहाँ पे रह रहे हैं, सेटल हो गए पूरी तरीके से, तो उनके पास लैंड का पूरा राइट आ गया था। अब लैंड ओनरशिप, इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मुंडास ट्राइब का, जो कि छोटा नागपुर में थे। अब कोई भी लैंड होगी ना, वो एक क्लैन को बिलोंग करेगी। क्लैन क्या होता था, क्लैन एक कम्युनिटी होती है, जैसे कि मुंडा ट्राइब है, तो मुंडा ट्राइब एक क्लैन हो गई। अब दूसरा ट्राइब ट्राइब जो हो गया संथाल का, तो संथाल दूसरे ट्राइब हो गए, तो अब वो दूसरे क्लैन हो गए। तो क्लैन आप समझ रहे हो, एक होल कम्युनिटी होती है। सारे के सारे मेंबर को कंसिडर किया जाता था कि वो डिसेंडेंट्स है फर्स्ट सेटलर के, तो उनके पास पूरे के पूरे तरीके के राइट थे। बट ग्रेजुअली क्या होता है, उसी ट्राइब में से कुछ जो है पावरफुल चीफ्स बन जाते थे और बाकी उनको फॉलो करते थे। अब चीफ्स जो है ना, वो अपने लैंड, अब उनके पास लैंड होता था तो वो वहाँ पे फार्मिंग खुद नहीं करते थे, वो रेंट कर देते थे ज़मीन को। उसके बाद बाकी लोगों को वो लेबर बनाकर उनसे काम करवाते थे। अब ब्रिटिश का व्यू क्या था यहाँ पे, वो देखते थे कि जो सेटल्ड है ना, जैसे कि गोंड संथाल, ये सिविलाइज्ड है, और जो इधर उधर घूम रहे हैं जैसे कि हंटर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये वाइल्ड है और ये अनसिविलाइज्ड है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जिन्हें सेटल होने की ज़रूरत थी। अब तक तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आते हैं और वो यहाँ पे रूल करना चालू करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आना चालू कर देती है और उनकी लाइफ बहुत तरीके से अफेक्ट होती है। जैसे कि ब्रिटिश रूल के पहले क्या था, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल नहीं कर रहे थे, तो उनके ऊपर में ट्राइबल चीफ्स होते थे, जिनके पास इकोनॉमिक पावर होती थी, वो कंट्रोल करते थे लैंड, फॉरेस्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके खुद की पुलिस भी थी और वो अपना रूल भी बना सकते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आते हैं ना, तो क्या होता है कि वो पहले तो चीफ्स वगैरह बना देते हैं, जिनके पास लैंड टाइटल्स होती है कुछ कुछ विलेजेस की, और उसके बाद वो लोग रेंट कर देते लैंड को, जिससे बाकी लोग लेबर वर्क करके उनके लिए काम करेंगे। इससे वो लॉस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फोर्स करते हैं अपना ब्रिटिश लॉ ताकि वो माने। वो बोलते थे कि आप जो भी सामान ला रहे हो ना, वो हमें भी चाहिए। तो ब्रिटिश इस तरीके से उन्हें फोर्स करते थे ट्रिब्यूट देने के लिए। और तो और जैसे कि मान लो ज़मींदार से, अब ज़मींदार से उन्होंने एक ही किसी भी वहाँ के ट्राइबल ग्रुप में से किसी एक को वहाँ पे ज़मींदार बना दिया। अब वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा रिवेन्यू को। लेकिन अगर कोई फार्मर ने वहाँ पे पे नहीं किया, तो ज़मींदार क्या करेगा, उन्हें पनिश करेगा या उनकी लैंड को खुद ले लेगा। तो फार्मर्स क्या करते थे, यहाँ पे उनके डिसिप्लिन की तरह काम करते थे। मतलब वो भी जो भी वो वहाँ पे रूल बनाए हैं, वो उनके बिहाफ में जो इंडियन लैंडलॉर्ड्स या फिर जो फार्मर्स होते थे, उनके ऊपर पे वो लोग जो भी वहाँ पे उनका रूल था, वो वहाँ पे उनको बोलते थे। तो इससे क्या होता था, उनकी रिस्पेक्ट लॉस्ट होती थी और अथॉरिटी भी है वो भी वहाँ पे लॉस्ट होती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की क्या कंडीशन थी और उन्हें कैसे सफ़र करना पड़ रहा था, तो वो एक जगह पे तो रहते नहीं थे, तो ब्रिटिश उन्हें ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि अब देखो, अगर वो लोग मूव करेंगे, एक जगह पे सेटल नहीं होंगे, तो वो रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इसीलिए उन पे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो सेटल हो जाए एज अ पीजेंट। अब लैंड सेटलमेंट इंट्रोडक्शन, लैंड को मेज़र किया जाता था अच्छे से, ताकि वो
जो भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर पाए। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की क्या कंडीशन थी और उन्हें कैसे सफ़र करना पड़ रहा था, तो वो एक जगह पे तो रहते नहीं थे, तो ब्रिटिश उन्हें ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर वो लोग मूव करेंगे, एक जगह पे सेटल नहीं होंगे, तो वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे? तो इसीलिए उन पे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो सेटल हो जाए एज अ पीजेंट। अब लैंड सेटलमेंट इंट्रोडक्शन। लैंड को मेजर किया जाता है, एवरी पीस ऑफ लैंड, मतलब वो लैंड कल्टिवेबल होनी चाहिए। जिससे क्या करते थे, वो लोग सर्वे करते थे, रिकॉर्ड में रखते थे, ताकि वो लोग क्लियरली लिख पाए कि किसका लैंड कौन सा है, कौन लैंड ओनर है, कौन जो टेनेंट है, जो भी फार्मर जो वहाँ पे लैंड, जब ये जो भी फार्मर्स होते थे जो वहाँ पे वर्क करते थे एज अ लेबर, जो लैंड ओनर होते थे वो ज़मींदार होते थे, वो क्या करते थे, वो कोई भी फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू वो जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। अब जो वहाँ पे वर्क करे एज ए लेबर, जो टेनेंट होते थे, जिन्हें लैंड ओनर रेंट करते थे, वो क्या करते थे, जो वहाँ पे कल्टीवेट करते थे उस लैंड पे, वो रिवेन्यू को पे करते थे लैंड ओनर को, वो डायरेक्टली ब्रिटिश को नहीं पे करते थे। ब्रिटिश ने क्या किया था, एक सिस्टम क्रिएट किया था हायरार्की का, जिसमें सबसे ऊपर में टेनेंट आते थे, लैंड ओनर आते थे और ब्रिटिश स्टेट आते थे। मतलब ब्रिटिश स्टेट के पास ही पूरे के पूरे पावर जा रहे हैं, मतलब मनी जा रही है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि अब ये जो है ना बहुत फोर्स कर रहे थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कि तुम एक जगह पे सेटल कर लो। लेकिन इससे क्या हो रहा था, जो वहाँ पे प्लग करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि वो जो है वो जो कोई कोई जो जगह की जो सॉइल होती थी वो ड्राई होती थी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। तो इससे क्या होता था, ब्रिटिश चाहते थे कि अब वो जो है ना सारे के सारे जगह पे जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो प्लग को यूज़ करना स्टार्ट कर दे। जिससे वो क्या होगा, जो वो सेटल फील्ड में रहेंगे और ग्रो कर पाएंगे क्रॉप को, तो उससे उन्हें कई फ़ायदा होगा, मतलब ब्रिटिश का। उसके बाद बहुत सारे रीजन में ड्राई सॉइल होती थी, रेनफॉल भी बहुत लेस होती थी और इरिगेशन का कोई भी वो नहीं था, तो प्लगिंग वहाँ पे वर्क कर ही नहीं रही थी। सॉइल क्रैक हो जा रहे थे, क्रॉप जो है वो ड्राई हो जा रहे थे और फार्मिंग करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा था। तो इस अब जो क्या होता है ना, जो लैंड होती थी वो बहुत अनसुटेबल होती थी और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग करना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो वो बहुत ही स्मॉल अगर हो भी रहा था तो वो बहुत ही कम हो रहा था, तो फार्मर्स वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे फूड जितना उन्हें नीड थी, और उन्हें फूड तो वो ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से उन्हें रेंट भी देना पड़ रहा था, रिवेन्यू भी देना पड़ रहा था, तो बहुत सारे डेट और मिजरी में फंस गए थे, पूरे के पूरे गिर गए थे। तो ये जो झूम कल्टीवेटर्स थे ना नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे जो जैसे कि मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, ये लोग क्या करते थे, झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। तो वो क्या करते थे, अब मैंने आपको बताई थी, वो क्लियर कर देते थे पैच ऑफ फॉरेस्ट को, वहाँ पे वो लोग क्रॉप को ग्रो करते थे बहुत सारे ईयर तक। उसके बाद वो लोग वहाँ पे मूव कर लेते थे दूसरे एरिया में, नए लैंड के लिए। ब्रिटिश क्या करते थे, उन्हें फोर्स तो करते थे ताकि वो एक प्लेस में सेटल हो जाए और वहाँ पे प्लग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करे, लेकिन वो उनके ट्रेडिशन के बिल्कुल भी अगेंस्ट था। उन्हें सूट नहीं करता था हिल एरिया, फॉरेस्ट लैंड, तो वो क्या करते थे, रिफ्यूज़ करते थे और प्रोटेस्ट करते थे, ताकि ये जो न्यू सिस्टम है ना जो उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो बंद किया जा सके। अब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिश को क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कुछ कुछ फॉरेस्ट एरिया में, तो वो अलाउ कर देते हैं। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल्स। पहले क्या होता था, जो ट्राइबल्स होते थे उनके पास पूरा कंट्रोल होता था लैंड पर, फॉरेस्ट पर, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने कंट्रोल करना चालू किए तो उन्होंने सारे के सारे फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी की तरह डिक्लेयर करना चालू कर दिए। कुछ को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया जिसमें बाकी ट्राइबल जा नहीं सकते क्योंकि उनको टिम्बर चाहिए था ब्रिटिश को अपने यूज़ के लिए, तो वहाँ पे वो ट्राइबल अब जा भी नहीं सकते। ट्राइबल्स को और भी बहुत सारी जगह पे जाना बंद करवा दिया गया था, जैसे कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अब वो सेटल की तरह ही रहेंगे। वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते झूम कल्टीवेशन को, कलेक्ट नहीं कर सकते फ्रूट को, हंटिंग नहीं कर सकते एनिमल्स की, जो कि वो पहले फ्रीली करते थे। अब वो उनका लाइवलीहुड था, जो कि अब जो मेन सोर्स था जिनके वो ऊपर वो पूरे के पूरी तरीके से डिपेंड थे, अब वो पूरी की तरह से उनसे छीनते जा रही थी। बहुत सारे लोग तो फोर्स किया जा रहा था कि वो माइग्रेट कर ले, और वो जैसे अब वो नेचर से क्लोज़ है अब, लेकिन अब वो क्लोज़ नहीं रहेंगे, अब उनको दूसरी तरह फोर्स किया जा रहा था कि आप वहाँ पर जाके लेबर वर्क करो। तो वो उनके ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग होते जा रहा था, वो जैसे लाइफ थी उनकी पहले उनसे वो बहुत अलग होते जा रहे थे। ब्रिटिश को क्या चाहिए थे, चीप लेबर चाहिए थे ताकि वो कट कर सके ट्री को, क्योंकि उस समय पे क्या होता था, रेलवेज बन रही थी, तो वहाँ पे स्लीपर्स बनाने के लिए ट्री की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उसका जो वुड होता था ना उससे वो जो ट्रैक होता था वो बनाते थे और ट्रांसपोर्ट करते थे लॉग्स को। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकला, अब जो है ना, अब लेकिन अब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिश ने ये सॉल्यूशन निकाला कि कुछ झूम कल्टीवेटर को इस जो फॉरेस्ट का स्मॉल पैच दे देंगे फार्मिंग करने के लिए, उसके बदले में लेकिन उन्हें वर्क करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए और गार्ड करना पड़ेगा फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट में विलेजेस सेटअप कर दिए गए थे ताकि वो इंश्योर कर पाए कि ये लोग यहाँ से मूव ना करें।
ये यहाँ पे रेगुलर है और हमें चीफ लेबर प्रोवाइड किया जा सके, जिससे हम लोग रिवेन्यू भी कलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ट्राइबल लोग, हाँ आप लोग जो बोल रहे हो हम मान लेते हैं, ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे, ऐसा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। जो ब्रिटिश ने फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाए थे, वो लोग बोले थे ठीक है आपको जो करना है कर लो, हम तो आपके रूल को डिसओबे करेंगे, और जो हम करते थे वो हम उसे कंटिन्यू ही करेंगे। हम यहाँ पे झूम कल्टीवेशन भी करेंगे, हम फॉर प्रोड्यूस को कलेक्ट भी करेंगे, और चाहे कितना भी डिक्लेयर कर दो कि ये इलीगल है, हम हंटिंग भी करेंगे। कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता था तो वो ओपनली रिबल भी कर देते थे, जिसका एग्जांपल है 1906 में रिवॉल्ट हुआ था सोनग्राम संगमा में, असम में है जो, और 1930s में क्या हुआ था, फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था सेंट्रल प्रोविंस में। अब ये तो हो गया ब्रिटिश का कि वो किस तरीके से इन्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन ट्रेडर इन्हें किस तरीके से परेशान कर रहे थे। ट्रेडर्स और मनी लेंडर क्या करते थे, वो एंटर कर चुके थे फॉरेस्ट में, वो उन्हें कैश लोन्स को ऑफर करते थे, जिससे वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीद लेते थे। उसके बाद जो है ना, ट्राइबल को बोलते थे कि आप डेली वेजेस पे आप हमारे लिए वर्क करेंगे। पहले तो उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि कोई इतना कैसे चीट कर सकता है, तो वो लोग हाँ बोल देते, तो वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस से बिल्कुल भी अनजान थे। उसके बाद ये लोग उनके लिए वर्क करना चालू कर दिए थे। केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स, संथाल जो कि हज़ारीबाग के थे, जो झारखंड में है, वहाँ पे संथाल क्या करते थे, रेड करते थे सिल्क कोकून्स को। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, ट्रेडर्स को जो होते थे वो एजेंट इन्हें लोन दे दिया करते थे और कलेक्ट करते थे ककून्स को। उसके बाद जो ग्रोवर होते थे ना, उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता था। जैसे कि अगर थाउजेंड्स जो ककून्स होते थे उसमें उन्हें सिर्फ 3-4 रुपीज़ ही मिलते थे। और ये जो ककून्स होते थे ना, सेम जो वो लोग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो क्या करते थे, वो बुर्दवान जो फिर या फिर गया, यहाँ पे जाके उन्हें सोल्ड कर देते थे 5 टाइम्स हायर प्राइस पर। मतलब आप समझ रहे हो उन्हें कितना कम पैसा दिया जाता था, इतना काम कराने के बाद भी। जो मिडिल मैन होते थे ना, एजेंट्स, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे, और जो सिल्क ग्रोवर होते थे ना, उन्हें बहुत ही कम देते थे, जिससे वो अच्छे से सर्वाइव भी नहीं कर पाते थे। इसमें इन लोग का रिजल्ट क्या आया कि वो लोग समझ गए थे कि ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, और ये लोग फिर उसके बाद जब ये सारे लोग उनके साथ ऐसे करने लगे, तो उनका विश्वास उनके तरीके से पूरी तरीके से उठ गया, और उन्होंने मार्केट्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर को एनिमीज़ की तरह देखना चालू कर दिया। और उनका रीज़न ऑब्वियस भी था। लेट 19th सेंचुरी में क्या होता है, एक न्यू एरा स्टार्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती है, जैसे कि टीम प्लांटेशन असम में, कोल माइंस झारखंड में। तो अब इनमें काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर चाहिए, तो ट्राइबल वर्कर्स को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता था बहुत ही लार्ज नंबर में। इन्हें घर से बहुत दूर ले जाकर रखा जाता था। इनका जो रिक्रूटमेंट होता था ना, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू किया जाता था। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये थी कि इनके साथ बहुत ही अनफेयरली ट्रीट होता था, जैसे कि वो उन्हें बहुत ही लो वेजेस देते थे। उसके बाद ये उन्हें घर जाने भी नहीं देते थे, और बहुत ही बुरे कंडीशन में उन्हें रखा जाता था। तो आप देख रहे हो कि जितने भी जो आउटसाइडर आए, उन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा बैड ट्रीट किया, बहुत इल ट्रीट किया इनके साथ, इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीट किया गया है। तो इसीलिए जितने भी आउटसाइडर थे ना, वो इनको दिकूस बोलते थे, और इसीलिए वो आउटसाइडर से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि सबने इनका सिर्फ फ़ायदा ही उठाया था। आउटसाइडर इनके साथ इतने अनफेयर थे, इतना बैड ट्रीट कर रहे थे, तो अब रिबेलियन तो होगा ही। तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में क्या होता है, जो ट्राइबल होते हैं ना, वो रिबेल करना चालू कर देते हैं न्यू लॉ और टैक्सेस के अगेंस्ट में, रिस्ट्रिक्शन जो उनके कस्टम्स में लगाया गया था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ गया था इनका ट्रेडर्स और मनी लेंडर के थ्रू। जो मेजर रिबेलियंस है वो है कोल्स। इसमें 1831 से 1832 तक संथाल ने रिबेल किया था 1855 में, और बस्तर रिबेलियन जो हुआ था वो 1907 सेंट्रल इंडिया में हुआ था, और वर्ली रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1940 महाराष्ट्र में हुआ था। बिरसा मुंडा मूवमेंट, वन ऑफ द जो मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइबल थे वो थे बिरसा मुंडा, जो कि एक जो लीडर होता है ना, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, अगेंस्ट में उनके लड़ रहा था, वो थे बिरसा मुंडा, जो कि ब्रिटिश और आउटसाइडर के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, और वो बहुत ही मेजर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। अब मुझे तो नहीं पता वेदर बिरसा मुंडा हैड मेरिकल पावर्स और नॉट, बट ही इज़ द रियल हीरो एंड ही वॉज द रियल हीरो फॉर द ट्राइबल ग्रुप। उनका जन्म हुआ था मिड 1870s में। वो कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से नहीं थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर था। वो बड़े हुए थे होंडा फॉरेस्ट में, और वो ग्रेजिंग करवाते थे शिप्स को, प्ले करते थे फ्लूट, और उसके बाद वो डांस भी करते थे। उनकी फैमिली ने बहुत पॉवर्टी को फेस किया था, इसलिए वो मूव करते रहते थे वर्क के लिए। अब वो किसी न किसी से तो इन्फ्लुएंस हुए होंगे ना, इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने किए थे। तो उसकी शुरुआत होती है, बिरसा मुंडा ने स्टोरी सुनी थी बहुत पहले कि मुंडा ट्राइब को कैसे ब्रिटिश रूल के थ्रू फेस करना पड़ रहा है इश्यूज़, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इससे ना उनको आइडिया आया था कि उन्हें अपने लैंड और अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। जिसकी जो बुक उन्होंने पढ़ी थी उसका नाम था मुल्क की लड़ाई, जिसमें उसमें लिखा था कि कैसे स्ट्रगल करके हम अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आउटसाइडर से। मिशनरी स्कूल,
बिरसा मुंडा ना क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए थे। वहाँ से उन्होंने सीखा था और उनको आइडिया आया था कि कोई किंगडम ऑफ हेवन होती है जहाँ पे डेथ के बाद में पीसफुल प्लेस मिलती है। पर ये जो मिशनरीज़ थे ना, वो चाहते थे कि ट्राइबल जो है वो अपना ओल्ड ट्रेडिशन को छोड़ दे, अपने बिलीव्स को छोड़ दे और उनको जॉइन कर ले। लेकिन बिरसा मुंडा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो ये प्रेशर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। उसके बाद जो वैष्णव हिंदू जो पंडित वगैरह होते थे ना, वो इन्फ्लुएंस करते थे बिरसा मुंडा को। वो उन्हें सिखाते थे वैल्यूज़ जैसे कि प्योरिटी, पीटी, जो डिवोशन होता है गॉड के लिए, वो उन्हें सिखाते थे और वो उन्हें सजेस्ट किया कि वो जनेऊ पहने। सोशल रिफॉर्म बाय बिरसा मुंडा, उन्होंने लीकर पीना छोड़ने के लिए बोला, उन्होंने बहुत अर्ज किया, उन्होंने बोला कि विलेजेस को क्लीन रखा जाए, उन्होंने क्लीन रखा। उसके बाद देखो हम क्या सोचते हैं कि फॉरेस्ट के ट्राइबल पीपल बहुत सुपरस्टिशियस होते होंगे, लेकिन उन्होंने विच क्राफ्ट और सॉर्जरी जैसे जो प्रैक्टिस होती है, ब्लैक मैजिक वगैरह, वो सारी चीज़ों को बिलीव करना बंद करवाना चालू किया। वो चाहते थे कि सारे के सारे एकदम प्योर रहे और ये जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, उसमें स्ट्रेंथ आए, मतलब यूनिटी आए। बिरसा मुंडा का एक सपना था, वो एक गोल्डन एज जो चाह रहे थे, ड्रीम चाह रहे थे कि उनकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए थी। वो चाहते थे कि एक समय ऐसा है कि जिसमें मुंडास जो है ऑनेस्टली रहे, पीसफुली रहे। वो एम्बैंकमेंट को बिल्ड करे, जैसे कि लोग जो है स्मॉल वॉल, डैम्स वगैरह बनाएँ फील्ड और रिवर के पास, ताकि वो फार्मिंग के लिए स्टोर कर पाए, वाटर को कंट्रोल कर पाए। टेप्ड स्प्रिंग, वो चाहते थे कि वो सारे नेचुरल वाटर रिसोर्स को यूज़ करे, चैनल्स बनाएँ ताकि वो जो वाटर है ना वो यूज़ हो सके इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। प्लांटेड ऑर्चिड्स, इसमें क्या चाहते थे वो कि सारे के सारे वो जो फल वाले जो पेड़ है ना, वो उसको ग्रो करना चालू कर दें, जैसे मैंगो, जैकफ्रूट, गवावा। जिससे क्या होगा, उन्हें फूड मिलेगा, एक शेड मिलेगा और इनकम भी मिलेगी। और तो और वो चाहते थे कि सारे के सारे कल्टीवेट करें लैंड को, ताकि उनके लाइवलीहुड के लिए ही यूज़ हो सके। पॉलिटिकल एम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे ब्रिटिश सबसे ज़्यादा डरते थे। अब जो है ना, बिरसा मुंडा चाहते थे कि वो सारे के सारे मिशनरीज़ जो उनकी जो कास्ट है उसको बदलना चाहते थे, उनको वो बाहर करना चाहते थे। मनी लेंडर जिन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया था, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन देते थे, उन्हें वो बाहर करे। लैंड ओनर जिनने उनके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयरली उनको ट्रीट किया था, उनको वो बाहर करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी वहाँ से बाहर करे। तो उन्होंने इसको ये सारी चीज़ों के लिए मुंडा राज इस्टेब्लिश किया था, जिसके वो खुद लीडर थे। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो सारे जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि दिकू, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मुंडा मिज़री के लिए, उनको वो वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ट्राइबल ग्रुप इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे कि ब्रिटिश ने इतने सारे लैंड पॉलिसीज़ लाए थे, जिससे उनका ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम डिस्ट्रॉय होते जा रहा था। जो लैंडलॉर्ड्स है और जो मनी लेंडर है, उन्होंने उनसे उनका ज़मीन छीन लिया था और मिशनरीज उनके कस्टम रिचुअल पर अटैक करते जा रहे थे। इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। बिरसा मुंडा जिसके लीडर थे, वो इसके लिए अरेस्ट भी हुए थे। 1895 से 1897 तक, जो 2 साल के लिए, उसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। एंड देन उसके बाद वो अपना जो ये मूवमेंट है उसको स्प्रेड करने के लिए विलेज से विलेज जाया करते थे। सारे आउटसाइडर्स को, जैसे दीकूज़ और यूरोपियंस को, वो लोग रावण बोलते थे और उन्होंने अर्ज किया था पीपल से, ताकि वो इस्टेब्लिश कर पाए एक मुंडा किंगडम, जिसे बिरसा राज भी बोला जाता है। उनके फॉलोअर्स ने अटैक किया था पुलिस स्टेशंस में, चर्च पे, रेड किया था प्रॉपर्टी, मनी लैंडर और ज़मींदार के, और उनका जो सिंबल था जिसे वो बिरसा राज की तरह यूज़ करते थे, वो था वाइट फ्लैग। स्लोली ये जो मूवमेंट था वो अपनी एंड पर था, बिकॉज जो बिरसा मुंडा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो बेस थे इस मूवमेंट के, ही डाइड बिकॉज ऑफ क्लोरा इन 1900 एट अ वेरी यंग एज, ही वॉज ओनली 25। और ये जो मूवमेंट था वो स्लोली फेड होता गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इम्पैक्ट थे इसके पावरफुल नहीं थे। ब्रिटिश को पास करना पड़ा था फोर्सली, मतलब उन्हें बहुत फोर्स किया गया था कि वो लॉ को पास कर सके, जिससे इंश्योर हो कि वो ट्राइबल लैंड को आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करेंगे। और इससे ये प्रूव होता है कि अगर ट्राइबल चाहे तो वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेस्ट को, अपनी रिचुअल और सिंबल ऑफ स्ट्रगल्स के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, बिरसा मुंडा लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज, बट उनका जो नाम है ना वो हमेशा अमर रहने वाला है। प्रूव्ड व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग लैंड, कल्चर और डिग्निटी, इवन द सिंपलेस्ट मैन है ना, वो भी ग्रेटेस्ट हीरो बन सकता है। इवन टुडे उन्हें याद किया जाता है द फादर ऑफ वर्ल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत इंस्पायरिंग चैप्टर था। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट सच्ची में, then share it with your friends and subscribe to the channel. We'll see you in the next video. Thank you.